स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन। और आपको बताना चाहूँगा कि ये एकदम लेटेस्ट वीडियो है। आपका जो 2020 का न्यू सिलेबस आया है न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग एकदम लेटेस्ट वीडियो होने वाली है। और चैप्टर का नाम है खेलों में योजना, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है और इसको हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स भी कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो कोविड का ये जो दौर था इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हुआ है और जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग अब ये वीडियो आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम आपके सामने है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं 2019 में आप ही की तरह एक स्टूडेंट था और मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ हिंदू कॉलेज में। तो मेरे हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे और वहीं ज्योग्राफी में 98 मार्क्स थे, पॉलिटिकल साइंस में 94 और हिंदी में 95 और फिजिकल एजुकेशन में 91। तो इंग्लिश में जो थे मेरे 82 मार्क्स थे, क्योंकि मेरा ये जो है मतलब फर्स्ट एग्जाम था और उसमें मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो कहने का मतलब ये है, आपको जो ये मार्कशीट दिखाई इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अपने मार्क्स बता रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आप भी मेरी ही तरह एक स्टूडेंट हो अभी, और आप भी इसी तरीके से ऑनलाइन जो स्टडी है, जो यूट्यूब है, उसका इस्तेमाल करके आप भी टॉपर बन सकते हो। तो मैं एक्सपीरियंस मैंने जैसा लिया है अपने हिसाब से वो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। और फिजिकल एजुकेशन में अगर आपने ढंग से वीडियो देखी तो 100 मार्क्स आपके जरूर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, जिसको हम खेलों में योजना भी कहते हैं, इसमें हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो ये है कि एक तो योजना का अर्थ पढ़ेंगे, योजना क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। उसके बाद हम समितियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कमेटीज होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, और जो मतलब खेल के दौरान कौन सी समितियां काम करती है, खेल खेलने से पहले कौन सी समितियां होती हैं और खेलने के बाद कौन सी समितियां होती हैं। और फिर हम टूर्नामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। उसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये फिक्सचर होते हैं, अगर आपने सिलेबस देखा हो या बुक देखी हो तो उसमें फिक्सचर भी बने होते हैं। फिक्सचर के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो होगी जिसमें हम सीडिंग, बाइज, जितनी भी चीज़ें होती है, स्टेयरकेस मेथड, साइक्लिक मेथड, वो सारा हम एक सेपरेट वीडियो में करवाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी पूरी की पूरी थ्योरी पे होने वाली है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। आज का जो हमारा चैप्टर है खेलों में योजना, इसका इंट्रोडक्शन आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये योजना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आखिर ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बिना किसी प्लानिंग के कोई भी हमारा गोल है, अगर कोई भी लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम किसी भी काम को करने से पहले उसकी एक प्लानिंग जरूर करते हैं, ठीक है। तो वो प्लानिंग ही योजना होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारी कंट्री में पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई हैं, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो या आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी हो तो आपने उसमें पंचवर्षीय योजनाएं टॉपिक सुना होगा। तो ये योजना इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि किसी भी काम को अगर हम करते हैं, कोई लक्ष्य है हमारा, तो उसके लिए एक योजना हम जरूर बनाते हैं। अगर हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं डेली लाइफ में, तो वो भी एक तरीके से प्लानिंग है कि हम अपनी स्टडी कैसे करते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में। तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर प्लानिंग का क्या मतलब महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका पहला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ प्लानिंग, जो योजना का अर्थ क्या होता है। तो इसकी जो परिभाषा आपको बता रहा हूं, आपको याद रखनी है। वो ये है कि योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष यानी कि स्पेशल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। योजना क्या है? एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। मतलब आप जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने से पहले जो आप एक प्लानिंग बनाते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपका स्पेशल गोल है, कोई विशेष टारगेट है, उसको प्राप्त करने के लिए जो ये प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या कहते हैं? योजना। ये होगी इसकी परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं, हम योजना के उद्देश्य देखेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। तो जो योजना बनाने का पहला उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है दबाव को कम करना। अब इसमें क्या है कि अगर किसी भी खेल को खेलने से पहले हम योजना बनाते हैं तो उस खेल में हम अपना अच्छा प्रदर्शन दे पाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी खेल को खेलने से पहले एक प्लानिंग बनाएंगे तो हमारा मानसिक दबाव भी कम होगा। अगर हम बिना किसी प्लानिंग के कोई भी खेल खेलने जाएंगे तो ऐसा जरूर होगा कि हम उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे और हो सकता है हमें रिजल्ट भी अच्छे ना मिले। तो योजना बनाने का पहला उद्देश्य यही होता है कि हम अपने ऊपर से दबाव को कम कर सकें। दूसरा उद्देश्य होता है गलतियों की कम संभावना। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि यदि किसी भी खेल को अगर हम खेलते हैं, मान लो कोई भी स्पोर्ट्स है, उसको खेलने से पहले अगर हम कोई भी या टूर्नामेंट से पहले एक प्लानिंग बनाते हैं कि हमें कैसे खेलना है और योजना अगर बनाई जाए, तो क्या होता है कि हम
जो हम आने वाले समय में अगर जो हम गलतियां करते, वो गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत कम चांस होते हैं कि हम गलतियां करेंगे अगर हमने योजना बनाई है। अगर हमारे पास कोई भी प्लानिंग ना तो हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा गलतियां करें खेल खेलते समय। तो दूसरा उद्देश्य ये होता है कि हम गलतियों को कम से कम करें। तीसरा उद्देश्य ये होता है कि दक्षता में वृद्धि करना। ठीक है, दक्षता में वृद्धि का मतलब है कि यदि किसी भी खेल को खेलने से पहले उस खेल की योजना, यानी कि कोई अगर प्लान बनाया जाता है किसी भी खेल को खेलने से पहले, तो उस खेल में जो खिलाड़ी होता है उसकी दक्षता जो है वो बढ़ती है। ठीक है, उसके खेलने का जो तरीका है उसमें सुधार होता है बहुत ज्यादा, वो उसमें दक्ष होता है उस खेल के अंदर। और फिर क्या होता है कि वो खिलाड़ी उस खेल को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से खेल पाता है। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई क्रिकेटर है, अगर वो प्लानिंग करता है कि मुझे इस प्लान के साथ अपनी ट्रेनिंग करनी है, मुझे आने वाला मेरा टारगेट ये है कि मुझे वर्ल्ड कप उठाना है, अगर उसके दिमाग में ये टारगेट है और वो प्लानिंग कर रहा है अपनी ट्रेनिंग के दौरान, और वो ये सोच रहा है कि मेरे को इस खेल के अंदर अपना बेस्ट देना है, और वो पूरी प्लानिंग के साथ अपनी ट्रेनिंग करता है, तो क्या होगा, वो उस खेल के अंदर दक्ष हो जाएगा, यानी कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस उसमें दे पाएगा। तो योजना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इस प्रकार से अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। योजना के और भी कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि तालमेल में वृद्धि करना। तालमेल में वृद्धि का मतलब ये है कि कैसे हम अपना कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर किसी खेल को खेलने से पहले उस खेल की अगर योजना बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है, तो उस खेल में खिलाड़ियों के बीच जो तालमेल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, टीम का जो एक मतलब प्रदर्शन होता है, टीम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। मान लो कोई भी खेल है, उसको खेलने से पहले सभी खिलाड़ियों ने एक योजना बनाई है कि हमें इस तरीके से मैदान में खेलना है जाके, और अगर वो योजना होगी, प्लान बना होगा, तो क्या होगा कि सभी खिलाड़ी आपस में उनका तालमेल काफी अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्रिकेट मैच है, हर मैच के अंदर जो ओपनिंग जो जोड़ी होती है उसका मतलब उनको बता दिया जाता है कि आपका रोल ये है, आप दोनों ओपनर्स हैं और आपको ऐसे ऐसे तालमेल बिठा के रखना है। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी जिसने कभी ओपनिंग ना करी हो, अगर कोई उसको योजना ना बनाई हो, उसने कोई प्लानिंग ना करी हो, अगर सीधा उसको ओपनिंग पे भेज दें, तो हो सकता है कि जो दूसरी साइड खिलाड़ी होगा उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, तालमेल उनका नहीं बन पाएगा। तो तालमेल बनाने के लिए हमेशा योजना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लानिंग होना जरूरी है। और इसके बाद है खेल प्रदर्शन में सुधार। ये काफी आसान पॉइंट है कि योजना का जो एक और उद्देश्य ये होता है कि अगर हमें अपने खेल प्रदर्शन में सुधार करना है, हमें अपने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में अगर हमें सुधार करना है, तो हमें उसके लिए योजना बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण। यानी कि जो हम जो भी एक्टिविटीज करने वाले हैं उस पर अगर हमें अपना पूरा नियंत्रण रखना है। कोई भी एक्टिविटी, मान लो हम स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं, कोई भी प्रकार का कोई भी गेम अगर हम खेलने जा रहे हैं, अगर हम उसकी एक प्लानिंग बनाएंगे, तो क्या होगा कि हम अपने उस खेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उस पर पूरा कंट्रोल अपना रख पाएंगे, अगर हमने कोई प्लानिंग करी है। अगर बिना प्लानिंग के कोई भी खेल खेलने अगर हम जाते हैं, तो जो एक्टिविटीज होंगी उस पर हमारा कंट्रोल हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो योजना का एक और उद्देश्य ये भी होता है कि योजना बनाने से क्या होता है, हम जो भी एक्टिविटीज करने वाले हैं, जो गतिविधियां हम करने वाले हैं, उस पर हमारा पूरा नियंत्रण रहता है। अब अगला आपका टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको हम कहते हैं खेल समितियां। जो स्पोर्ट्स कमेटीज होती हैं, इनका क्या काम होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो खेल समितियां होती हैं उनको हम तीन प्रकार से देखते हैं। अगर मान लो कोई भी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, मान लो अभी जो टूर्नामेंट समाप्त हुआ जैसे कि आईपीएल था, अगर कोई भी टूर्नामेंट ऐसा होता है, टूर्नामेंट को शुरू करने से पहले कुछ ऐसी कमेटीज होती हैं जो कि बनाई जाती हैं, जो टूर्नामेंट को शुरू करने से पहले बनती हैं। जैसे आयोजन समिति होती है जो टूर्नामेंट्स का आयोजन करने का काम करती है, प्रचार समिति होती है जो प्रचार करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है कि ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, और क्रय समिति होती है जो चीज़ों को खरीदती है, तकनीकी समिति होती है जो टेक्निकल जितनी भी चीजें होती है उनको देखती है, वित्तीय समिति होती है फाइनेंशियल जो मतलब पैसों से रिलेटेड मुद्दों को देखती है। तो इस प्रकार से ये हमारा टूर्नामेंट जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले ये कुछ कमेटीज होती है, समितियां जिन्हें हम कहते हैं। अब इनकी अंदर से विशेषताएं हम पढ़ेंगे एक बाई एक करके, ठीक है। तो जो पहली समिति होती है कोई भी टूर्नामेंट के आयोजन से पहले, तो वो होती है आयोजन समिति, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करती है। जैसे कि यह समिति खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, कि टूर्नामेंट्स के आयोजन से जुड़ा जो भी काम होता है, जितना भी वर्क होता है, वो सारा काम ये आयोजन समिति करती है, जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कहते हैं। अब जो दूसरी जो कमेटी होती है, जो दूसरी समिति है, वो है प्रचार समिति, जिसका काम क्या होता है कि प्रचार करना, जो भी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि
प्रचार समिति का मुख्य कार्य होता है, यानी कि प्रमुख कार्य ये होता है कि जो खेल प्रतियोगिता, जो भी मतलब कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, उसकी जो तारीख है, यानी कि किस डेट को होने वाला है और कहाँ पर होने वाला है, उसका वेन्यू क्या होगा और प्रतियोगिता का क्या समय होगा, इन सब का प्रचार करना। ठीक है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करना, प्रचार करना कि कब आपका ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, कहाँ पर होगा और कितने बजे होगा। तो ये इसका काम होता है। अब जो तीसरी समिति होती है वो होती है क्रय समिति, जिसको हम कहते हैं परचेज कमेटी। अब परचेज कमेटी का काम क्या होता है? इस समिति का मुख्य कार्य ये होता है कि जितने भी खेल से जुड़ी हुई वस्तुएं होती हैं, जो भी खेल खेलने जाने वाले हैं खिलाड़ी, जो भी चीजें होंगी उन सबको खरीदना, जितने उपकरण होते हैं उन सबको खरीदना और उनको फिर खिलाड़ियों को प्रोवाइड करवाना, ठीक है, उपलब्ध करवाना। तो ये काम होता है हमारा क्रय समिति का। आगे बढ़ते हैं। अगली समिति है तकनीक समिति, जिसको हम टेक्निकल कमेटी भी कहते हैं। अब ये तकनीक समिति का क्या काम होता है? जैसे कि जितने भी तकनीकी अधिकारी होते हैं तकनीक समिति में, वो क्या करते हैं? मैदान की देखरेख करते हैं। जो भी स्पोर्ट्स ग्राउंड होगा उसकी पूरी तरीके से देखरेख करेंगे। मैदानों की जो लाइट्स होती है उनकी देखरेख करते हैं कि सारी लाइट्स प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। और ये सारे टेक्निकल काम जितने भी होते हैं वो सब ये समिति करती है, इसलिए इसको हम तकनीकी समिति कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली समिति है वो है वित्तीय समिति। अब वित्तीय समिति का काम क्या होती है? मतलब जो वित्तीय काम होता है, यानी कि फाइनेंशियल, खरीदना है जो भी चीज को, ठीक है, पैसों से जुड़ा हुआ जितना भी हिसाब किताब रखना है, वो सारा काम हमारा वित्तीय समिति का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो टूर्नामेंट्स के दौरान समितियां होती हैं, यानी कि जब टूर्नामेंट्स हमारे चलते हैं, जब स्टार्ट होते हैं, उस टाइम पे कौन सी वो कमेटीज होती हैं जो काम करती हैं, ये आपको समझाना है। ठीक है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट, जब टूर्नामेंट चल रहा होता है। तो जो टूर्नामेंट के दौरान जो पहली समिति होती है वो होती है भोजन तथा आवास समिति, यानी कि जो खिलाड़ी खेलने आएंगे उनके भोजन का प्रबंधन करना। ठीक है, उनके भोजन का प्रबंधन करना, और उसके बाद जो उनको रहना है, उनका जो आवास है, ठीक है, उनके आवास का प्रबंधन करना, खिलाड़ी कहाँ पर रहेंगे। और जो दूसरी समिति होती है इसमें वो होती है स्वागत समिति, जो कि खिलाड़ियों का स्वागत करती है। ठीक है, जो गेस्ट होते हैं, जो अतिथि आते हैं, उनका स्वागत करती है, ये इनका काम होता है। तीसरी समिति होती है परिवहन समिति। अभी जो परिवहन समिति होती है इसका मुख्य कार्य ये होता है, मेन जो इनका काम होता है वो होता है कि टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं उनको खेल के मैदान से जहां पर वो होटल तक रहते हैं, जिस भी होटल में या जिस भी स्थान पर वो रहते हैं वहां तक ये खिलाड़ियों को ले जाते हैं। जैसे कि बस के द्वारा अगर एक किसी स्टेडियम में मैच हुआ तो जब वो मैच खत्म होगा तो ये बसें जो होंगी ये परिवहन समिति ही ऑर्गेनाइज करती हैं, फिर उसको क्या करती हैं कि उस बसों को फिर होटल तक, उनका काम ये होता है कि खिलाड़ियों को छोड़ के आना, ड्रॉप करके आना। तो ये आपकी हो गई परिवहन समिति। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली समिति है वो है पुरस्कार समिति। पुरस्कार समिति का क्या काम होता है कि जो भी टीम जीतती है या जो भी खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करता है उस खिलाड़ी को मेडल देना, ट्रॉफीज देना, ठीक है, ये और जो मतलब सर्टिफिकेट्स होते हैं वो देना। तो ये पुरस्कार समिति का काम होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, अवार्ड्स वगैरह जो दिए जाते हैं। उसके बाद आता है प्राथमिक उपचार समिति, यानी कि जो फर्स्ट एड कमेटी होती है। इसका काम क्या होता है कि मान लो खेल चल रहा है, अगर कोई भी खेल के दौरान अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए, किसी का घुटना छिल जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो इस समिति का काम होता है कि उस खिलाड़ी को प्राथमिक यानी प्राइमरी जो एक मतलब ट्रीटमेंट होता है वो प्रोवाइड करवाना। ठीक है, फर्स्ट एड जो होता है वो करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति होती है, हर खेल के दौरान इसको ज़रूर रखा जाता है। फिर आगे होती है समारोह समिति। ठीक है, समारोह समिति जो होती है वो मतलब जो टूर्नामेंट का जितना भी मतलब समारोह होता है, ठीक है, ओपनिंग और ये सब, ये सारा काम समारोह समिति का होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा टूर्नामेंट के बाद की समितियां। जब टूर्नामेंट आपका खत्म हो जाता है उसके बाद वो कौन सी कमेटी होती है जो टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद भी काम करती है? तो वो होती है परिवहन समिति। अभी जो परिवहन समिति होती है ये सिर्फ क्यों होती है इसके अंदर? देखो, ज्यादातर जो टूर्नामेंट के बाद की समितियां होती हैं वो वही समितियां होती हैं जो टूर्नामेंट के दौरान भी काम कर रही होती हैं। पर जो मेन काम होता है टूर्नामेंट की बाद की जो समिति होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है परिवहन समिति, क्योंकि जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो हर खिलाड़ी अपने घर को जाता है और इस कमेटी का काम ये होता है कि खिलाड़ी को स्टेडियम से जहां भी खिलाड़ी को जाना है वहां तक ड्रॉप करना, वहां तक उसको छोड़ के आना। ठीक है, ये परिवहन समिति का काम होता है। तो परिवहन समिति काफी इंपॉर्टेंट होती है टूर्नामेंट के बाद की समितियों में। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, मैंने आपको योजना के बारे में पूरा पढ़ा दिया।
और आपको मैंने समितियां भी सारी बता दी कौन कौन सी होती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टूर्नामेंट के प्रकार, कितने प्रकार से टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार होता है टूर्नामेंट्स का नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। दूसरा टूर्नामेंट होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और तीसरा होता है लीग टूर्नामेंट, जिसको हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट की विशेषताएं। तो पहले आपको एक परिभाषा बताता हूं जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट है ये एक ऐसा टूर्नामेंट होता है कि अगर इसमें कोई भी टीम कोई मैच हार जाती है तो उस टीम को सीधा टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है तथा खेलने का दूसरा मौका नहीं दिया जाता। मान लो नॉकआउट टूर्नामेंट अगर चलता है, आपने अगर आप क्रिकेट अगर आप देखते हो तो आपने देखा होगा जो नॉकआउट टूर्नामेंट्स होते हैं, मान लो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, टूर्नामेंट जो है वो नॉकआउट है। अगर उसमें से इंडिया हार जाती है तो इंडिया को फिर दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा, वो एक ही मैच खेलने का मौका होता है। अगर उसमें कोई टीम हार जाती है तो वो सीधा बाहर हो जाती है। टूर्नामेंट का जो नॉकआउट का यही मतलब होता है। अब नॉकआउट टूर्नामेंट के उद्देश्य क्या क्या होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला उद्देश्य होता है सर्वश्रेष्ठ दल का पता लगाना। अब जो ये सर्वश्रेष्ठ दल है इसका कैसे पता चलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट होगा उसमें वही टीम बचती है जो या तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक का मतलब ये है जो यहाँ पे जो टीम होगी अगर पहला ही मैच हार जाएगी तो उसको दूसरा मौका तो मिलेगा नहीं। तो जो भी टीम आएगी अपनी पूरी तैयारी करके आएगी, और इससे क्या होगा सर्वश्रेष्ठ जो सबसे बेस्ट जो टीम होगी उसका पता लग पाएगा कि किसकी तैयारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि टीम अपना बेस्ट प्रदर्शन देती है। फिर दूसरा इसका उद्देश्य क्या होता है, दर्शकों का मनोरंजन करना। भाई देखो अगर ऐसा मैच होगा जो करो या मरो का, अगर खेलोगे अगर आप जीतोगे तो आप आगे जाओगे, हारोगे तो सीधे बाहर, तो ऐसा टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग तो होगा ही। जब ऐसा टूर्नामेंट होता है तो ऐसे में दर्शक जो होते हैं उनका भी काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट होता है। और क्या होता है, भाईचारे की भावना का विकास होता है। देखो अब कोई भी खेल खेला जाता है तो उसमें एक स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ खेला जाता है जिसमें भाईचारे की भावना का विकास होता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है तो सभी देशों की टीमें आपस में खेलती हैं। ठीक है, मैच शुरू होने से पहले सभी टीमें साथ में नेशनल एंथम गाती हैं, या मैच समाप्त होने के बाद जो टीमें होती हैं हाथ मिलाती हैं, तो इससे क्या होता है एक भाईचारे की भावना का विकास होता है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट का भी एक यही उद्देश्य होता है कि भाईचारे की भावना को बढ़ाना और बेहतर खेल प्रदर्शन। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट का एक उद्देश्य ये होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेहतर खेल प्रदर्शन। जो भी टीम खेलेगी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। ठीक है, कोई भी हल्के में इसमें मैच को नहीं लेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ होते हैं उन पर एक बारी बात करेंगे। पहला लाभ होता है कि श्रेष्ठ प्रदर्शन, इसमें जो भी खेलेगा अपना बेस्ट प्रदर्शन देगा। और ये कम खर्चीले होते हैं। ठीक है, कम खर्चीले होते हैं क्योंकि इसमें मैच की संख्या कम होती है। अगर हम कंपेयर करें लीग टूर्नामेंट में तो मैच ज़्यादा होते हैं, जबकि नॉकआउट टूर्नामेंट में जो मैच होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। मैच काफ़ी जल्दी समाप्त हो जाते हैं, ये टूर्नामेंट ज़्यादा लंबा नहीं चलता। और इसमें समय की बचत होती है। ठीक है, क्योंकि सिंगल मैच होता है, इसमें क्या होता है टीम हारी तो सीधा बाहर, तो मतलब ज़्यादा लंबा मैच खिंचता नहीं है, आगे मैचों की संख्या भी कम रहती है, तो इससे क्या होता है समय की भी बचत होती है, टाइम काफ़ी कम लगता है और टूर्नामेंट जल्दी पूरा हो जाता है। तो ये इसके कुछ लाभ होते हैं। अगर हम बात करें इनके लाभों पर, अगर हम चर्चा करें अच्छे से, तो पहला है श्रेष्ठ प्रदर्शन यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस। तो इन टूर्नामेंट्स में अगर कोई भी टीम एक बारी हार जाए तो वो सीधा बाहर कर दी जाती है और उसे खेलने का दूसरा मौका नहीं मिलता। और अगर बाहर होने के डर से वो क्या होती है, फिर वो टीम जो होती है कोशिश करती है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पे दे जाके। अगर कोई टीम अगर बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देती तो हो सकता है वो टीम बाहर हो जाए, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि वो पहले ही मैच में बाहर हो जाए। दूसरा इसका लाभ होता है कि मैचों की जल्दी समाप्ति। यहाँ पर मैच जो होंगे उनकी संख्या कम होगी। और नॉकआउट में जो होते हैं टूर्नामेंट, उसका तीसरा लाभ यही होता है कि इन टूर्नामेंट्स में काफ़ी समय की बचत होती है जिसके कारण मैचों की संख्या काफ़ी कम होती है और ये मैच इसलिए जल्दी समाप्त हो जाते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के। आगे बढ़ते हैं। अब नॉकआउट टूर्नामेंट की हानि पर बात करेंगे, क्या नुकसान होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट खेलने के। जो पहला नुकसान है वो ये है कम मैच होते हैं। एक तो इसके अंदर क्या होता है मैच कम होते हैं, कि नॉकआउट टूर्नामेंट की पहली हानि होती है कि इसमें नॉकआउट टूर्नामेंट में मैच कम होते हैं। और इसमें क्या होता है जो कई बार जो अच्छी टीम होती है वो भी जल्दी बाहर हो जाते हैं। जरूरी नहीं अगर कोई टीम मजबूत है तो उसका लक हर बारी काम करे, हो सकता है कि कभी कोई उस टीम को छोटी टीम भी हरा जाए, तो अगर उसको दूसरा मौका नहीं मिलेगा तो वो रिकवर टीम नहीं कर पाएगी। पहले ही मैच में हो सकता है कोई अच्छी टीम भी बाहर हो जाए, तो ये कम मैच होते हैं इसलिए इसकी एक हानि होती है। दूसरी हानि होती है रुचि में कमी। ठीक है, इंटरेस्ट में कमी, कि नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है
इसमें क्या होता है कि बहुत बार मजबूत टीम जो होती है वो टूर्नामेंट के शुरुआत में ही बाहर हो जाती है मैच हारने के कारण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जिसके कारण क्या होता है, फिर जो कमजोर टीम होती है जो मैच जीतती है, अगर किस्मत से वो मैच जीत जाए कमजोर टीम, तो वो अगर आगे फाइनल सेमीफाइनल्स तक अगर पहुंच जाती है, तो क्या होता है कि जो दर्शक होते हैं वो फिर नहीं चाहते कि हम कोई कमजोर टीम का मैच देखें। हर कोई चाहता है कि स्ट्रॉन्ग टीम्स जो होती हैं उनका आपस में मैच हो। कोई भी कमजोर टीम के मैच में इंटरेस्ट लेके नहीं देखता। तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट की दूसरी हानि होती है। तीसरी हानि होती है अत्यधिक दबाव। ये तो होता ही है, ये होता है बहुत ज्यादा प्रेशर होना। हर खिलाड़ी पे प्रेशर होता है नॉकआउट टूर्नामेंट खेलते समय, क्योंकि इसमें हमें मैच जीतना ही जीतना होता है। अगर टीम हारी तो सीधा बाहर, और अगर जीती तो फिर आगे जाएगी। तो इससे क्या होता है, एक दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है जो हर खिलाड़ी के ऊपर देखने को जरूर मिलता है। तो ये एक तीसरी इसकी हानि होती है, लॉस। और देखते हैं। देखो, मैंने अभी जो आपको पॉइंट्स बताए, अगर आप उनको और एक्सप्लेनेशन के साथ सुनना चाहते हो तो वो इस तरीके से हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट की पहली हानि ये है कि इसमें बहुत बार अच्छी टीम जल्दी बाहर हो जाती है और मैचों की संख्या इसमें बहुत कम होती है। अब जो उसकी दूसरी हानि होती है वो होती है इंटरेस्ट में कमी, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, कि जो कमजोर टीम कभी कभार सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में पहुंच जाती है और मजबूत टीम जल्दी ही बाहर हो जाती है। तो ये आपकी नॉकआउट टूर्नामेंट्स की हानियां थी। अब जो अगला टूर्नामेंट है वो है लीग टूर्नामेंट, जिसको हम कहते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसको लीग टूर्नामेंट्स के भी नाम से जाना जाता है और इसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो लीग टूर्नामेंट के अंदर सबसे पहले हमें इसकी एक परिभाषा पता होनी चाहिए। लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। और इस टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो भी टीम हिस्सा लेती है वो हर दूसरी टीम के साथ क्या होती है, जो हर टीम होती है वो दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है। और इसमें क्या होता है, ये जो लीग टूर्नामेंट होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल लीग और एक होता है डबल लीग। जो डबल लीग टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हर टीम जो होती है वो दूसरी टीम के साथ कम से कम 2 बार मैच खेलती है। एक आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो जो आईपीएल होता है वो एक डबल लीग टूर्नामेंट है, जिसमें हर टीम दूसरी टीम के साथ कम से कम 2 बार ही मैच खेलती है। ठीक है। और नॉकआउट टूर्नामेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि एक मैच खेलने का मौका मिलता है, अगर हारे तो सीधा बाहर। उस टीम के साथ आप दोबारा नहीं खेल पाओगे अगर जिसने आपको हराया है। पर अगर लीग टूर्नामेंट में आप खेलने जाते हो, अगर डबल लीग टूर्नामेंट है, अगर आपको मान लो आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया, तो लीग टूर्नामेंट में ऐसा होगा कि एक बारी दोबारा ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच होगा और इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। तो इसमें मौका मिलता है खिलाड़ियों को काफी अच्छा। और इसका जो लाभ होता है, जो इसके बेनिफिट्स होते हैं वो आपको बताता हूँ। पहला ये होता है कि योग्य टीम, जो टीम काबिल होती है वही इस टूर्नामेंट में आगे तक जाती है, क्योंकि इसमें मैचों की संख्या ज्यादा होती है और टीम को मौका मिलता है अपना जो अपनी परफॉर्मेंस है काफी अच्छे तरीके से दिखाने का एक मौका मिलता है। तो लास्ट तक फाइनल में वही टीम जाती है जो बहुत ज्यादा योग्य टीम होती है। ऐसा नॉकआउट की तरह नहीं होता कि अगर किसी की किस्मत है तो वो जीत गया और अगर अच्छी टीम कभी कभार बाहर हो जाती है। पर लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, बहुत अच्छी टीम ही फाइनल तक जाती है। खेलने का काफी अच्छा मौका मिलता है, हर टीम के साथ हम कम से कम 2-2 मैच खेलते हैं। तो इससे क्या होता है, खिलाड़ियों को टाइम मिल पाता है अपने प्रदर्शन पर ध्यान देने का। और इसमें क्या होता है, अधिक प्रसिद्धि। जो लीग टूर्नामेंट होते हैं वो काफी पॉपुलर होते हैं लोगों में। लोग जो होते हैं काफी इंटरेस्ट के साथ इन टूर्नामेंट्स को देखते हैं, जैसा कि आईपीएल अभी मैंने आपको बताया। तो बहुत ज्यादा ये पॉपुलर होते हैं टूर्नामेंट्स। और क्या होता है, इसमें बहुत सारे मैच होते हैं। अगर ज्यादा मैच होंगे तो लोगों को देखने में इंटरेस्ट भी आता है। कई बार क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट जल्दी खत्म हो जाते हैं और बहुत सारे मैच अगर हो तो लोगों को इंटरेस्ट भी आता है। अब आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि पहला था योग्य टीम। ठीक है, इसका लाभ था जो कि ये लीग टूर्नामेंट का पहला लाभ ये होता है कि इसका फॉर्मेट काफी अच्छा होता है, जिसके कारण टीम जो होती है वो काफी अच्छी तरीके से आगे जाती है और जो योग्य और मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग टीम होती है वही फाइनल तक पहुंचती है। अब जो इसका दूसरा लाभ है वो इस तरीके से कि खेलने का अच्छा मौका। इसमें हर टीम जो होती है उसको खेलने का काफी अच्छा मौका मिलता है और हर टीम अच्छे से अपनी क्षमता और योग्यता को दिखा पाती है। जो उसके अंदर एबिलिटी है, जो उसके अंदर योग्यता है, वो अपनी क्षमता को अच्छी तरीके से दिखा पाती है हर टीम। और तीसरा जो इसका लाभ होता है वो होता है अधिक प्रसिद्धि। लीग टूर्नामेंट का तीसरा लाभ यही है कि टूर्नामेंट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जैसे कि आईपीएल मैंने अभी आपको बता दिया, इसका बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। और ये काफी लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी भी अधिक होती है। और ये बहुत सारे मैच इसमें खेले जाते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जो काफी लंबे समय तक चलते हैं। इसलिए क्या होता है, दर्शक भी खेलों का आनंद ज्यादा से ज्यादा दिन तक ले पाते हैं। हम भी चाहते हैं कि काश आईपीएल थोड़ा और चलता। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैच होते हैं डेली, अगर इंटरेस्टिंग मैच, तो हर कोई चाहता है कि बहुत सारे मैच हो टूर्नामेंट के अंदर। तो इस तरीके से खिलाड़ी भी अपना अच्छा प्रदर्शन देते हैं और जो जनता होती है देखने वाली, जो दर्शक हैं, वो भी बहुत अच्छे से इसको इंटरेस्ट लेके देखते हैं। अब इसकी कुछ हानि भी होती है, लीग टूर्नामेंट के कुछ नुकसान भी हैं। पहला है, काफी लंबे होते हैं
और दूसरा अत्यधिक खर्चीले होते हैं। जितना लंबा टूर्नामेंट होगा उस पर पैसे भी उतने ज़्यादा लगते हैं और बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ये हमारा। और इसमें कई बार टीमों को डीमोटिवेशन का भी सामना करना पड़ता है, यानी कि निराशा। अब ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं कि पहला मैंने आपको बताया काफ़ी लंबे, अगर कोई टूर्नामेंट काफ़ी लंबे समय तक चलता है तो इससे क्या होता है कि जो देखने वाले हैं उनका कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि दर्शक जो है कई प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं जो चाहते हैं कि टूर्नामेंट छोटे हों और जल्दी जल्दी मैच हों, लेकिन कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं जो कि ज़्यादा अगर लंबे मैचों की संख्या हो, बहुत ज़्यादा मैच हो, तो वो बोर भी हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं इसलिए बोरिंग भी कह सकते हैं हम इन्हें। और अत्यधिक खर्चीले, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीग टूर्नामेंट की ये दूसरी हानि होती है कि जो टूर्नामेंट्स होते हैं बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जिसके कारण इस पे खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। जितने ज़्यादा मैच होंगे उतना ज़्यादा खर्चा भी बढ़ता जाएगा और ये बहुत ज़्यादा समय जो है हमारा कंज्यूम करते हैं। जैसे कि लीग टूर्नामेंट की ये तीसरी हानि है, जिसमें क्या होता है, दूर से आने वाली जो टीमें होती हैं और जो खिलाड़ियां होती हैं, वो खिलाड़ी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय और अपना पैसा खर्च करके इन टूर्नामेंट्स को खेलने आते हैं और ये टूर्नामेंट काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। इससे कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट भी होता है। और क्या होता है, निराशा और डीमोटिवेशन। अब इसका मतलब क्या है आपको समझाता हूँ। लीग टूर्नामेंट में आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा मैच होते हैं। अब मान लो कोई टीम है, अगर वो लगातार मैच खेल रही है और अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती अपना और वो लगातार हारती है, तो उसके दिमाग में निराशा आ जाती है। वो सोचती है कि हमारी टीम इतना बेकार परफॉर्मेंस क्यों दे रही है। लोग जो जो होते हैं, टीम के जो खिलाड़ी होते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि लीग टूर्नामेंट भाई लंबा चलता है और इसमें अगर लगातार बेकार प्रदर्शन रहता है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी पर भी उंगली उठती है और कहीं ना कहीं टीम पर भी उंगली उठती है। पर अगर बात हो नॉकआउट टूर्नामेंट की, तो उसके अंदर चाहे एक ही मौका मिलता है, उसमें करो या मरो। उसमें ज्यादा मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस है वो नहीं देखता कोई भी, क्योंकि उसमें कोई भी खिलाड़ी चल सकता है, एक मैच की बात होती है। लेकिन यहाँ पे एक खिलाड़ी को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाता है आखिरी मैच तक। तो कहीं ना कहीं अगर उसका प्रदर्शन अच्छा ना रहा हो तो उसके अंदर डीमोटिवेशन की भावना भी आ सकती है। आगे देखते हैं, अगला टूर्नामेंट है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है, ये टूर्नामेंट का तीसरा प्रकार है। मैंने आपको पढ़ाया अभी तक जो है नॉकआउट टूर्नामेंट, उसके बाद मैंने आपको लीग टूर्नामेंट पढ़ाया। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। जैसे कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, ये ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें पहले सभी मैच जो होते हैं वो अलग अलग जोन के आधार पर खेले जाते हैं। अगर आप स्कूल लेवल से अगर आप देखो, स्पोर्ट्स जो खिलाया जाता है वो जोनल लेवल पे भी खिलाया जाता है बहुत सारे बच्चों को, अगर आपको पता हो। तो इसमें क्या होता है कि जो मैच होते हैं पहले तो अलग अलग जोन के आधार पर खेले जाते हैं। फिर जो हर जोन की जो विनर टीम होती है, विजेता टीम होती है, और जो खिलाड़ी होते हैं वो बाद में राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ एक जगह पर भाग लेते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। आप इसको इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो ये है कि जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स खेलते हैं स्कूल में, पहले उनको जोनल लेवल पे खिलाया जाता है। और जब वो जोनल लेवल पे खेलते हैं और जोनल लेवल के बाद वो स्टेट लेवल पे जब खेलने जाते हैं, तो अलग अलग जोन के खिलाड़ी एक टीम बनाकर स्टेट की खेलते हैं। यानी कि जब वो स्कूल लेवल से जोनल लेवल पे खेलेंगे तो एक ही स्टेट के अलग अलग जोन्स के खिलाड़ी आपस में भिड़ते हैं। और जब वो जोनल लेवल को क्रॉस कर जाते हैं तो अलग अलग जोन के छटे हुए खिलाड़ी और छटी हुई टीमें, जो सेलेक्टेड खिलाड़ी होते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस वाले, उनको फिर एक स्टेट के लिए खेला जाता है और वो सारे फिर एक ही स्टेट के लिए खेलते हैं। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। अब ये भी 3 से 4 प्रकार का होता है। एक होता है नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, ये कॉम्बिनेशन के ही प्रकार हैं अंदर से। दूसरा होता है लीग कम लीग टूर्नामेंट। फिर होता है नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। और फिर होता है लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। आपको अगर इसको याद करना है तो एक तो ये हो गया नॉक नॉक टूर्नामेंट, दूसरा है लीग लीग टूर्नामेंट, और फिर है नॉक लीग टूर्नामेंट और लीग नॉक टूर्नामेंट। मतलब इसका उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे तो ये दोनों सेम सेम रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि नॉकआउट कम नॉकआउट को आप नॉक नॉक टूर्नामेंट, और जो दूसरा है लीग लीग टूर्नामेंट, और इसमें नॉकआउट कम लीग है तो इसको आप नॉक लीग कर दो और इसको लीग नॉक कर दो, इसको उल्टा कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये चारों इसके प्रकार याद हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं इनकी विशेषता। जो नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, इसमें क्या होता है आपको ध्यान से समझना है कि जो सभी टीमें होती हैं उनको 4 बराबर जोन्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, 4 बराबर 4 इक्वल जोन्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, हर जोन की टीम जो होती है वो हर जोन की टीम नॉकआउट के आधार पर खेलती है। क्योंकि ये नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट है तो जो टीमें होती है वो नॉकआउट के आधार पर खेलती है, यानी कि जो टीम हारेगी वो सीधा बाहर। और इसके बाद जो ये टूर्नामेंट नॉकआउट वाले, अगर कोई जीत जाती है टीम, तो विजेता टीम जो होती है वो फिर दूसरे टीम की जो दूसरा जोन होगा
उसकी विनर टीम के साथ फिर से नॉकआउट के आधार पर वो खेलती है, और अंत में जो भी टीम जीतती है उसको हम इंटर जोनल विजेता कहते हैं। ये अगर स्पोर्ट्स के बच्चे हैं स्कूल के, वो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जिसने प्रैक्टिकली ये खेला हो। इसमें यही होता है आपका सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला है लीग कम लीग टूर्नामेंट। अभी अपने पहले देखा कि शुरू के मैच वो नॉकआउट के आधार पर खेलते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो फिर आगे के जो मैच होते हैं वो फिर नॉकआउट के आधार पर खेले जाते हैं। लीग वाले में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। इसमें भी क्या होता है कि सभी टीमों को 4 बराबर जोन में बांट दिया जाता है। उसके बाद जो हर प्रत्येक जोन की टीम होती है वो लीग के आधार पर मैच खेलती है, और इसके बाद क्या होता है, प्रत्येक जोन की विजेता टीम जो होती है वो दूसरे जोन की विजेता टीम के साथ, जो विनर टीम होती है उसके साथ फिर लीग के आधार पर खेलती है। पिछले में मैंने आपको बताया था कि नॉकआउट के आधार पर खेलती है, और ये जो टूर्नामेंट है ये लीग टूर्नामेंट है। इसके लिए जो टीम होगी विजेता वो दूसरी विजेता टीम के साथ लीग के आधार पर खेलती है, और जो लास्ट में जो भी टीम जीतती है उसको हम कहते हैं इंटर जोनल विजेता, यानी कि इंटर जोनल विनर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा प्रकार है वो है नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, शुरू के जो मैच होंगे यानी कि सभी बराबर, जो टीमें, जो जितनी भी टीमें होंगी उनको बराबर 4 जोनों में बांट दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक यानी कि हर जोन की टीम जो होती है नॉकआउट के आधार पर शुरू पर खेलती है शुरू में, जैसा कि इसका नाम है नॉकआउट कम लीग, यानी कि पहले नॉकआउट है फिर बाद में लीग है। तो इसका मतलब है कि जो शुरू में 4 बराबर जोन बांटे जाएंगे, जो शुरू में जो मैच होंगे प्रत्येक जोन की टीम जो होगी वो नॉकआउट के आधार पर खेलेगी, और उसके बाद जो हर जोन की विजेता टीम होगी वो क्या करेगी, दूसरे जोन की विजेता टीम के साथ फिर लीग के आधार पर खेलेगी, क्योंकि दूसरी बारी में मैंने आपको लीग बताया है, नॉकआउट कम लीग। तो पहले के मैच क्या होंगे, नॉकआउट के आधार पर, फिर अगर वहां से जो विजेता टीमें होंगी वो फिर खेलेंगी लीग के आधार पर, और फिर जो लास्ट में जीतेगा वो कहलाएगा इंटर जोनल विजेता। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टूर्नामेंट है वो है लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। अब जो लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट है इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछला नॉकआउट कम लीग था, तो पहले नॉकआउट खेला गया फिर लीग खेला गया। अब इसमें क्या है, लीग कम नॉकआउट, यानी कि जो शुरू में 4 भागों में इनको बांटा जाएगा 4 बराबर जोन में, और उसके बाद हर जोन की टीम जो होगी वो लीग के आधार पर पहले खेलेगी क्योंकि शुरू में लीग लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या होगा, जो हर जोन की जो विजेता टीम होगी वो दूसरे जोन की विजेता टीम के साथ नॉकआउट के आधार पर खेलेगी, क्योंकि लीग कम नॉकआउट है। तो पहले जब 4 जोनों में बांटा जाएगा तो वो लीग के आधार पर खेलेंगे, और जो फिर उनकी जो विनर टीम होगी वो नॉकआउट के आधार पर खेलेगी, और लास्ट में जो विजेता होगा उसको हम कहेंगे इंटर जोनल विजेता। तो ये इस प्रकार से कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के 4 प्रकार थे जो मैंने आपको बताए, और हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। और जो जितने भी आपके फिक्सचर हैं उनकी एक सेपरेट वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम फिजिकल एजुकेशन की जल्दी ही और भी लाने वाले हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।